मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जब प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर लेती हैं तो अगला काम उनका होता है कि उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाना। तो कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाना, चाहे वो आप जहां पे आपने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन की है उसी एरिया में हो, चाहे कंट्रीज़ के अलग अलग पार्ट में हो, जब आप कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाते हो तो इसी को क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। बस डिफरेंस इतना होता है कि यहाँ पे फ्री में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, फ्री में नहीं बांटा जाता, बल्कि उसके बदले आप कंज्यूमर से पैसा चार्ज करते हो। तो प्रोसेस थ्रू विच द गुड्स एंड सर्विसेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर, यानी कि प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर से कस्टमर तक प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना, कस्टमर तक पहुंचाना प्रोडक्ट को, वही चीज़ क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। तो ये जो चैनल टर्म है ना, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जो चैनल टर्म है, चैनल टर्म ऑरिजिनेट हुआ है टर्म फ्रेंच कैनल से। कैनल का मतलब होता है रूट और वाटर कोर्स, यानी कि रास्ता जिसके थ्रू पानी जो है ट्रेवल करता है। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आप क्या कह सकते हो, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिफर्स टू रूट और पाथवे टेकन बाय प्रोडक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू अल्टीमेट कंज्यूमर, यानी कि प्रोड्यूसर से, जिसने प्रोडक्ट को बनाया है, वहां से कस्टमर तक पहुंचने के लिए जिन जिन रास्तों से, जिन जिन लोगों से प्रोडक्ट गुजरता है, वही चीज़ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, जिसको हम मार्केटिंग चैनल भी कहते हैं। तो मार्केटिंग चैनल को डिफाइन किया गया है कि मार्केटिंग चैनल आर सेट ऑफ इंटरमीडिएट ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए प्रोडक्ट और सर्विस अवेलेबल फॉर यूज और कंजम्पशन, यानी कि वो इंटरमीडिएट ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग जो प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए काम करते हैं, उन्हीं को मार्केटिंग इंटरमीडिएट या फिर मार्केटिंग चैनल कहते हैं। तो जैसे कि होलसेलर एंड रिटेलर्स होते हैं, ये क्या है, होलसेलर रिटेलर क्या करते हैं, प्रोड्यूसर से प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, टाइटल अपने नाम कर लेते हैं, यानी मालिकाना हक उनका हो जाता है, उसके बाद फिर वो डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर को रिसेल करते हैं, तो इनको मर्चेंट भी कहते हैं। वहीं पे कुछ ऐसे भी आपको इंटरमीडिएट्स मिलेंगे जो कि आप टाइटल अपने नाम पे नहीं लेते हैं, यानी कि वो क्या कहते हैं, जिसको आप दलाल हिंदी कहते हैं। तो ये ब्रोकर होते हैं, सेल्स एजेंट होते हैं, फिर मैन्युफैक्चर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ये क्या करते हैं कि कस्टमर से जो है कांटेक्ट करेंगे और उनको प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे और नेगोशिएट करेंगे और सीधे प्रोड्यूसर से कस्टमर को मिलवा देंगे। जैसे कि आप रिटेल रियल इंडस्ट्री में देखते होंगे, यहाँ पे क्या होता है कि आपको प्लॉट बेचना है, तो प्लॉट जो है, जो एजेंट होते हैं वो प्लॉट अपने नाम पर नहीं कर लेते हैं, बल्कि जो कंपनी होती है उसी से सीधे कस्टमर को कॉन्टैक्ट करवा देते हैं। बस बीच में वो क्या करते हैं, कमीशन चार्ज कर लेते हैं। और इसी तरीके से कुछ लोग होते हैं जो फैसिलिटेटर का काम करते हैं, यानी कि वो ट्रांसपोर्टेशन करना है, बैंकिंग सर्विसेज हो गई, एडवर्टाइजिंग हो गई, या फिर वेयर हाउस स्टोरेज का सर्विस हो गया, ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आप अपना प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकें। क्लियर। तो ये सभी क्या है, ये सब इंटरमीडिएट्स हैं, होलसेलर, रिटेलर, ब्रोकर, सेल्स एजेंट, फैसिलिटेटर, ये सब इंटरमीडिएट्स है जो कि हेल्प करते हैं प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने में। क्लियर। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब या फिर मार्केटिंग चैनल का मतलब क्या हो गया, सेट ऑफ इंटरमीडिएट ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए प्रोडक्ट और सर्विस अवेलेबल फॉर यूज और कंजम्पशन। ये इंटरमीडिएट्स ही होते हैं जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से कस्टमर तक पहुंचाते हैं जिससे कि कस्टमर उसको यूज़ कर सके, कंज्यूम कर सके। क्लियर। तो हम बात कर लें टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के, तो यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स दोनों के लिए अलग अलग हैं। तो टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉर कंज्यूमर गुड्स, तो यहाँ पे इसको आप लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी कह सकते हैं। तो 0, 1, 2, 3 इतने लेवल होते हैं। तो सबसे पहले आता है जीरो लेवल। यहाँ पे क्या होता है कि कस्टमर, जो प्रोड्यूसर होता है, वो प्रोड्यूसर चाहे तो बिना किसी इंटरमीडिएट्स के सीधे कस्टमर को कंज्यूमर को प्रोडक्ट अपना सेल कर सकता है। तो इसको हम कहते हैं जीरो लेवल, यानी कि बीच में कोई भी नहीं है, जिसने प्रोडक्ट को बनाया है वही सीधे कंज्यूमर को सेल कर दे रहा है। जैसे नॉर्मली फार्मर्स के केस में क्या होता है कि वहाँ पे आप जो है कंज्यूमर, जो प्रोड्यूसर होता है, प्रोडक्ट बना के कंज्यूमर को सेल कर देता है। सब्जी के केस में आप देख लीजिए, या फिर मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनको देख लीजिए, जिसने बनाया है वो सीधे कंज्यूमर को आके बेच देता है। तो जीरो लेवल। क्लियर। और दूसरा आता है प्रोड्यूसर से रिटेलर, रिटेलर से देन कंज्यूमर। यहाँ पे क्या होता है, वन लेवल आ गया। ये क्या है, वन लेवल, यानी कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में एक इंटरमीडिएट आ गया जिसको हम रिटेलर कहते हैं। रिटेलर क्या करता है, वो प्रोड्यूसर से परचेज करेगा प्रोडक्ट को, अपना मालिकाना हो जाएगा रिटेलर का। अब रिटेलर जो है अपने एरिया के कस्टमर्स को सेल करता है, यानी कि रीसेल कर रहा है यहाँ पे। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो गया, वन लेवल। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में जब एक बंदा आ गया, एक इंटरमीडिएट आ गया, तो वन लेवल। जब दो लोग आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, टू लेवल हो जाता है। यहाँ पे क्या है, प्रोड्यूसर जो है वो होलसेलर को सेल करता है, होलसेलर जो है रिटेलर को सेल करता है, और रिटेलर फिर जो है वो कंज्यूमर को सेल करता है। तो ये क्या हो गया, टू लेवल। और इसी तरीके से चौथा जो ऑप्शन होता है वो है कि प्रोड्यूसर जो है एजेंट या ब्रोकर के थ्रू होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को अपना प्रोडक्ट सेल कर दे, फिर डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर जो है वो रिटेलर को सेल करे, रिटेलर जो है वो कंज्यूमर को सेल करता है। क्लियर। तो नॉर्मली जो भी जितने भी कॉस्मेटिक आइटम हो गए, फिर जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हो गए, वो नॉर्मली देखेंगे तो होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर में आता है। वहीं पे
आप बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट देखेंगे जैसे मिल्क प्रोडक्ट होते हैं जो पेरिशेबल नेचर के होते हैं, जो जल्दी खत्म नष्ट हो जाते हैं, तो वो क्या है, वो सीधे प्रोड्यूसर से रिटेलर और रिटेलर से सीधे कंज्यूमर तक आ जाता है। आप वहाँ पे ज़्यादा लेवल हम नहीं रखते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट जहाँ पे जल्दी ख़राब होने का चांसेस रहता है, तो उनमें हम जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटर को या इंटरमीडिएट्स को हटा देते हैं, सीधे प्रोड्यूसर जो है वो कंज्यूमर को सेल करता है। क्लियर। वहीं पे अगर हम बात कर लें इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं सीधा सीधा होता है, या तो सीधे बिजनेस या गवर्नमेंट यूज़र को जो है प्रोड्यूसर सेल कर दे, या फिर एजेंट या ब्रोकर जो होते हैं जो निगोशिएट करवाते हैं उनसे थ्रू वो करवा लें, या फिर जो इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनके थ्रू, या फिर एजेंट ब्रोकर और इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर दोनों को यूज़ कर लें। तो यहाँ पे भी क्या है, 0 लेवल, 1 लेवल और 2 लेवल यहाँ पे है। क्लियर। तो ये हो गया टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉर इंडस्ट्रियल गुड। तो अगर हम देखें कि जो मैन्युफैक्चर होता है वो अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक किन किन चैनल का यूज़ करके जो पहुंचा सकता है, तो 3 टाइप के हम डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज़ डायरेक्ट चैनल, यानी कि जहां पे डायरेक्ट चैनल में क्या होता है कि जहां पे मैन्युफैक्चर खुद जो है वो कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करता है। वहीं पे दूसरा है इनडायरेक्ट चैनल, जहां पे मैन्युफैक्चर खुद डायरेक्टली जो है कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करता, बल्कि क्या करता है, कुछ इंटरमीडिएट्स को इन्वॉल्व करता है। और वहीं पर तीसरा है मल्टी चैनल और हाइब्रिड चैनल। यहाँ पे क्या होता है कि वो कहीं कुछ एरिया में ऐसा होगा जहाँ पे वो खुद जो है प्रोडक्ट को डिलीवर करेगा, और कहीं कुछ एरिया ऐसे होंगे, कुछ लोकेशन ऐसे होंगे जहाँ पे वो इंटरमीडिएट्स का यूज़ करके जो है प्रोडक्ट को डिलीवर करता है। तो मल्टी चैनल या हाइब्रिड चैनल। मल्टी चैनल का मतलब कि डायरेक्ट भी होगा और इनडायरेक्ट भी होगा। डायरेक्ट में जहाँ पे मैन्युफैक्चर खुद कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करता है, और इनडायरेक्ट में जहाँ पे मैन्युफैक्चर खुद नहीं डिलीवर करके बल्कि वो इंटरमीडिएट्स को, यानी कि जो होलसेलर रिटेलर्स हो गए, जॉबर्स हो गए, उनको इंक्लूड करता है और उनके थ्रू जो है वो कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करता है। तो डायरेक्ट चैनल को हम क्या कहते हैं, जीरो लेवल कहते हैं, जो कि अभी आपने देखा। तो डायरेक्ट चैनल को क्या कहते हैं, जीरो लेवल। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि सेलिंग एट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, यानी कि जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहीं पे जो है उन्होंने एक ऑफिस या फिर एक शॉप ओपन कर लिया, वहीं पे जो है प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। या फिर डोर टू डोर सेलिंग हो सकता है, जो कि आपने सेल्समैन में पढ़ा। डोर टू डोर सेलिंग में यहाँ पे दरवाजे पे जाके जो सेल्समैन होते हैं वो जाके अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं। क्लियर। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अगर रोड पे आप जा रहे हो तो वहाँ पे आता है कि कंपनी का प्रचार है, कंपनी से सीधे जो है आपको कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है। तो डोर टू डोर सेलिंग हो गया। इसी तरीके से मेल ऑर्डर, जहाँ पे आप क्या कहते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर्स होता है, चाहे वो टेलीफोन लेके, चाहे वेबसाइट पे जाके जो है आप ऑर्डर कर देते हो और फिर प्रोडक्ट आपके घर पहुँच जाता है। तो ये भी क्या है, ये मेल ऑर्डर कहलाता है। यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट चैनल है ना, आपने सीधे कंपनी में फ़ोन किया, कंपनी ने आपका प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया। तो डायरेक्ट यानी कि जीरो लेवल, बीच में कोई भी नहीं है। और वहीं पे मल्टीपल शॉप्स, यानी कि चेन शॉप, चेन स्टोर जो आप कहते हो, तो मल्टीपल शॉप यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है ना, अपने ही मल्टीपल शॉप जो है अलग अलग लोकेशन पे ओपन करके जो है आपको प्रोडक्ट डिलीवर करती है। तो दैट इज़ डायरेक्ट चैनल, यानी कि जीरो लेवल। यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट बीच में नहीं होता है, सीधे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो होती है वो प्रोडक्ट डिलीवर करती है कस्टमर को। वहीं पे जो दूसरा है दैट इज़ इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जो कि ये क्या होता है, ये 1 लेवल या फिर 2 लेवल हो सकता है। क्लियर। इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होगा, या तो 1 लेवल होगा, या तो 2 लेवल होगा, या फिर 3 लेवल होगा। ठीक है। अगर सिर्फ रिटेलर का यूज़ करके जो है मैन्युफैक्चर ने क्या किया कि रिटेलर्स को जो है प्रोडक्ट डिलीवर किया और रिटेलर ने कस्टमर को सेल कर दिया, तो क्या हो जाता है, 1 लेवल हो जाता है। वहीं पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऐसे होती हैं जो होलसेलर्स को देती हैं, होलसेलर रिटेलर्स को सेल करती हैं, फिर रिटेलर जो है कस्टमर को सेल करते हैं, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, 2 लेवल। और वहीं पे जॉबर्स हो गए, यानी कि एजेंट्स होते हैं, एजेंट होते हैं जो होलसेलर्स होते हैं, होलसेलर के थ्रू जो है एजेंट्स जो है रिटेलर्स को प्रोडक्ट सेल करते हैं, फिर रिटेलर कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये 3 लेवल हो जाता है। तो यानी कि इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब बीच में इंटरमीडिएट, यानी मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरर और जो कस्टमर होता है उनके बीच में जब इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कहलाती है। और यहीं पे क्या होता है कि जब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो डायरेक्ट, यानी कि डायरेक्टली कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर कर रही है, और जो है इंटरमीडिएट्स का यूज़ करके भी प्रोडक्ट डिलीवर कर रही है, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, हाइब्रिड या फिर मल्टी चैनल कहते हैं। क्लियर। तो ये जो है इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है। अब बात कर लें कि रोल या इंपॉर्टेंस या फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फंक्शन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे स्क्रीन पे है कि ब्रॉडली अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये ट्रांसफर करते हैं, लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और फैसिलिटेटिंग, यानी कि बैंकिंग हो गया या फिर जो है वेयर हाउसिंग हो गया, सारी सर्विसेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हेल्प करता है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, ब्रेकिंग द बल्क। ब्रेकिंग द बल्क मतलब कि बड़े बड़े प्रोड्यूसर क्या है, वो लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करता है प्रोडक्ट को, तो जो होलसेलर रिटेलर छोटे छोटे क्वांटिटी में परचेज करते हैं प्रोड्यूसर से और अपने एरिया के कस्टमर्स को सेल करते थे, यानी कि बल्क को ब्रेक करते हैं। ठीक। बल्क यानी कि लार्ज अमाउंट को छोटे छोटे अमाउंट में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि कस्टमर आसानी से परचेज कर सके। ट्रांसफर ऑफ द टाइटल ऑफ गुड्स। यहाँ पे क्या है कि जो टाइटल ऑफ गुड्स होती है वो ट्रांसफर होती है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक। प्रोड्यूसर से होलसेलर ने खरीदा, होलसेलर मालिक हो गया उस प्रोडक्ट का। होलसेलर से रिटेलर ने खरीदा, रिटेलर मालिक हो गया उस प्रोडक्ट का। और रिटेलर से
किसने परचेज किया? कंज्यूमर ने। तो अब कंज्यूमर जो है मालिक हो जाता है। वहीं पे फिजिकल मूवमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू कंजम्पशन, बट ऑब्वियसली बात है कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ना हो तो कैसे जो है आप जो है कस्टमर प्रोडक्ट को परचेज कर पाएगा, तो फिजिकली जो है प्रोडक्ट आपका मूव कैसे होगा? स्टोरेज फंक्शन, स्टोरेज में हेल्प करता है। प्रोड्यूसर से होलसेलर रख लिया, होलसेलर अपने यहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ है, होलसेलर से रिटेलर ने लिया, रिटेलर अपने यहाँ पे स्टोर करके रखा है। कम्युनिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, वो चाहे प्रोड्यूसर से कस्टमर के लिए हो, चाहे कस्टमर से प्रोड्यूसर के लिए हो, इन्फॉर्मेशन जो है कम्युनिकेट होती है। अब कस्टमर ने बताया, फीडबैक दिया कि इस प्रोडक्ट में ये होना चाहिए था, अब ये जो फीडबैक है ना, ये रिटेलर होलसेलर, होलसेलर के थ्रू मैन्युफैक्चर तक पहुंच जाता है कि हाँ कस्टमर जो है ये सारी चीज़ें चाहता है, जिससे कि वो अपने प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट लाता है। प्रमोशन हो गया, प्रमोशन यानी कि कहाँ पे अवेलेबिलिटी है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या प्राइस है, ये सारी चीज़ें भी जो है रिटेलर के थ्रू, इंटरमीडिएट्स के थ्रू जो है प्रमोट कर सकते हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे रिटेलर शॉप पे जाते होंगे तो वहाँ पे अलग अलग ब्रांड के प्रमोशन हो रहे होते हैं, तो वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वो प्रमोशन में भी हेल्प कर रहा है और पेमेंट में हेल्प करता है। बट अब ज़्यादा कि पेमेंट आपका जो प्रोड्यूसर है वहाँ तक पेमेंट कैसे पहुँचेगा? तो कंज्यूमर रिटेलर को देता है, रिटेलर होलसेलर को देता है, होलसेलर जो है प्रोड्यूसर को देता है। तो पेमेंट फ्लो में होता है। तो यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट फ्लो है: ट्रांसफर, फिजिकल मूवमेंट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, प्रमोशन, पेमेंट। ये फ्लो होते हैं एक तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन में होते रहते हैं। क्लियर? जैसे कि फिजिकल मूवमेंट है तो फिजिकल मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है? प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर होता है। कम्युनिकेशन की बात हो गई तो कम्युनिकेशन कंज्यूमर से रिटेलर आता है, रिटेलर से होलसेलर के पास आता है, होलसेलर से प्रोड्यूसर के पास जाता है। पेमेंट की बात हो गई तो कंज्यूमर रिटेलर को, रिटेलर होलसेलर को, होलसेलर प्रोड्यूसर को जो है पेमेंट करता है। प्रमोशन की बात हो गई तो प्रमोशन प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर की तरफ जाता है। तो ये फ्लो होते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में होते हैं, मूव करते हैं। अब बात कर लें कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को सिलेक्ट करने के लिए। तो ये पूरी लिस्ट देख रहे हैं, ये फैक्टर्स हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी कि अगर कोई कंपनी है वो चाहती है 0 लेवल रखे, 1 लेवल रखे, 2 लेवल रखे, तो वो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का प्रोडक्ट है, किस टाइप के उसके बायर हैं। नंबर एंड लोकेशन ऑफ बायर, यानी कि कितने बायर हैं और लोकेशन क्या है। अगर बहुत जगह पे आपके बायर बिखरे हुए हैं आपके प्रोडक्ट के लिए, तो फिर आप क्या करोगे? आप 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, सभी लोग सभी लेवल का यूज़ कर सकते हो। खुद भी बेच सकते हो, रिटेलर का यूज़ करके बेच सकते हो, होलसेलर का भी यूज़ करके बेच सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपका लोकेशन और नंबर ऑफ बायर कितने हैं। साइज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज क्या है? बार बार परचेज करते हैं और छोटे छोटे अमाउंट में परचेज करते हैं तो रिटेलर बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि जो प्रोड्यूसर वो तो लार्ज क्वांटिटी में सेल करेगा। रिटेलर से आप 1 किलो भी ले सकते हो, पाव भर भी ले सकते हो। तो साइज और फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज क्या है? बाइंग हैबिट्स और प्रेफरेंसेस क्या है उनकी? लॉट साइज यानी कितने क्वांटिटी परचेज करें। पेरिशेबिलिटी यानी कि प्रोडक्ट क्या जल्दी खराब हो जाता है, फिर ड्यूरेबल प्रोडक्ट है। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन जब अगर पेरिशेबल प्रोडक्ट होगा ना तो वहाँ पे प्रोड्यूसर सीधे बिना किसी लेवल के कस्टमर को सेल करता है, लेकिन अगर ड्यूरेबल प्रोडक्ट होगा तो वहाँ पे जो है वो परचेज जो है होलसेल रिटेलर का यूज़ करके जो है सेल कर सकता है। कॉस्ट ऑफ चैनल, बहुत बार होता है कि चैनल को अगर आप जितना ज़्यादा लंबा चैनल रखेंगे तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा आती है, तो इससे हम मिनिमाइज करके रखते हैं, फिर बैलेंस बना के रखते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ मिडिल मैन, अब बहुत बार ऐसा होता है कि आप मिडिल मैन अवेलेबल ही नहीं है, तो वहाँ पे जो है कस्टमर जो प्रोड्यूसर होता है उसको 0 लेवल यानी कि खुद ही कस्टमर को सेल करना पड़ता है। यूनिट वैल्यू, कभी कभी होता है कि जो महंगे महंगे प्रोडक्ट होते हैं ना तो वहाँ पे जो है रिटेलर के थ्रू ही हम जो है सीधे सेल करते हैं, या फिर मैन्युफैक्चरिंग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उन्हीं के थ्रू हम जो है सेल करते हैं। वहाँ पे हम इंटरमीडिएट्स को लाते ही नहीं है। जैसे कि कार के शोरूम में देख लीजिए, बाइक के शोरूम में देख लीजिए, तो यहाँ पे क्या होता है कि वो सीधे सीधे डीलर होते हैं, किसके? प्रोड्यूसर के, और वही सेल कर रहे होते हैं। यहाँ पे ये नहीं कि होलसेलर कार को पहले होलसेलर परचेज करेगा, होलसेलर से रिटेलर परचेज करेगा, फिर जो है कस्टमर परचेज करता है, ऐसा नहीं होता। वो सीधे कंपनी से ही अटैच होते हैं। तो यूनिट वैल्यू जब ज़्यादा महंगी होती है तो वहाँ पे 0 लेवल ही नॉर्मली रखा जाता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि डिपेंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इन सब पे डिपेंड करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 0 लेवल होगा, 1 लेवल होगा, 2 लेवल होगा या फिर 3 लेवल होगा। होप आपको क्लियर होगा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सिंपल सा है कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाना, और उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए कौन कौन से लेवल हो सकते हैं, यानी कि वो प्रोड्यूसर खुद सेल कर सकता है, प्रोड्यूसर जो है होलसेलर या रिटेलर के थ्रू सेल कर रहा है, या फिर प्रोड्यूसर जो है एजेंट के थ्रू सेल कर रहा है। ये डिपेंड करता है इन सारे फैक्टर्स पे। चैनल डिज़ाइन, देखिए चैनल डिज़ाइन का मतलब क्या हो गया कि हमारा चैनल कैसा होगा, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उसका चैनल कैसा होगा, यानी कि कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट्स होंगे, लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर होंगे कि नहीं होंगे, फाइनेंसिंग जो एजेंसीज होती हैं वो होंगे कि नहीं होंगे, होलसेलर रिटेलर ये सब होंगे कि नहीं होंगे, अगर होंगे तो कितने होंगे, कितने नहीं होंगे। ये सारी चीज़ों को डिसाइड करना क्या कहलाता है? चैनल डिज़ाइन कहलाता है। यानी कि चैनल को डिज़ाइन करना, चैनल को बनाना कि कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है डायरेक्ट प्रोडक्ट को सेल करेगी और कहाँ पे जो है रिटेलर का यूज़ करके सेल करेगी और कहाँ पे जो है होलसेलर फिर रिटेलर का यूज़ करके सेल करेगी। तो दैट इज कॉल्ड चैनल डिज़ाइन। तो चैनल डिज़ाइन क्या हो गया? चैनल डिज़ाइन मीन्स डिसीजन रिगार्डिंग चैनल, यानी चैनल के रिगार्डिंग जो भी डिसीजन मेकिंग लिया जाता है उसी को चैनल डिज़ाइन कहते हैं। यानी कि हमें नया चैनल क्रिएट करना है या फिर जो ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्टिंग चैनल है उसी में कुछ मॉडिफिकेशन करना है, यानी कि होलसेलर को चेंज कर देना है, रिटेलर्स को चेंज कर देना है, मॉडिफाई करना है। यानी कि ऑलरेडी आपका एक चैनल बना हुआ था
उसमें कुछ चीज़ें और नए चैनल को, नए रिटेलर्स को ऐड करना है, या फिर पुराने रिटेलर्स को हटा के कोई नया लेके आना है। तो इस चीज़ को जब आप डिज़ाइन करते हो अपने चैनल को, तो वही चीज़ क्या कहलाता है, चैनल डिज़ाइन कहलाता है। तो प्रोसेस ऑफ चैनल डिज़ाइन की बात करें कि कैसे जो है चैनल को डिज़ाइन किया जाता है, तो यहाँ पे याद रखिए कि जब चैनल डिज़ाइन करते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं, जैसे मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोडक्ट क्या है, इंटरमीडिएट्स कैसे हैं, बिहेवियर डायमेंशन कैसा है कस्टमर का, कंपनी का डायमेंशन क्या है, इन्वायरमेंटल इशूज़ क्या है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है ये चैनल डिज़ाइन किया जाता है। तो चैनल डिज़ाइन जब प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले देखा जाता है कि कस्टमर की नीड क्या है, डिफाइनिंग द कस्टमर नीड, यानी कि कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है या नहीं होती है, प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन, जो कस्टमर है उसको प्रोडक्ट अपने अकॉर्डिंग चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, लॉट साइज यानी कि कितनी क्वांटिटी में परचेज कर रहा है, क्लियर, स्पेशल कन्वीनियंस यानी कि अवेलेबिलिटी भी जो है कस्टमर को चाहिए होती है, वेटिंग और डिलीवरी टाइम भी जो है वहाँ पे इंक्लूड होता है, या फिर आफ्टर सेल सर्विसेज भी उसमें इंक्लूडेड है कि नहीं इंक्लूडेड है। तो ये सारी चीज़ें जो है पहले आप चैनल डिज़ाइन करते हो तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए, क्योंकि अब सपोज करें कि जैसे दूध है तो मिल्क है, तो मिल्क में अगर आप ज़्यादा होलसेल और रिटेलर इन सबको इन्वॉल्व करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट क्या होगा, एफएमसीजी प्रोडक्ट होता है, खराब होने वाला है, 1 से 2 दिन के अंदर आपको यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे जो है जो आपको चैनल है वो क्या रखना होगा, छोटा से छोटा, यानी कि जीरो लेवल का ही चैनल यहाँ पे आपको रखना होता है। तो कस्टमर की नीड क्या है, अब बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जहाँ पे उनको जो है टेक्निकल नॉलेज, यहाँ पे इंस्टॉलेशन चाहिए होता है, जहाँ पे उनको प्रोडक्ट के बारे में टेक्निकल नॉलेज इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, तो वहाँ पे आप सीधे प्रोडक्ट भेज दोगे तो काम नहीं चलेगा। वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे आपको रिटेलर्स या फिर जॉबर्स को इंक्लूड करना पड़ता है। तो डिफाइन द कस्टमर नीड, कस्टमर की नीड क्या है उसको डिफाइन करिए। देन डिफाइन द चैनल ऑब्जेक्टिव, चैनल का ऑब्जेक्टिव क्या है उसको भी आप बताइए कि चैनल ऑब्जेक्टिव क्या है, कि यानी प्रोडक्ट को जल्दी से जल्द पहुँचाना है, या फिर जो है प्रोडक्ट ज़्यादा बड़ा है, बल्कि प्रोडक्ट है, तो उसके लिए जो है शिपिंग वगैरह डिस्टेंस, आप जो है बहुत दूर प्रोडक्ट को शिप करना है, तो उस केस में जो है फिर आपको इंटरमीडिएट्स को इन्वॉल्व करना होता है। तो चैनल का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्लियर। उसके बाद फिर आपको देखना है कि चैनल अल्टरनेटिव, यानी कि आपके पास कौन कौन से अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, यानी कि कहाँ पे होलसेलर्स मिलेंगे, कहाँ पे रिटेलर्स मिल जाएंगे, कहाँ पे जॉबर्स मिल जाएंगे, कहाँ पे आपको खुद ही डिलीवर करना होगा। इन सभी चीज़ों को जो है आपको चैनल अल्टरनेटिव्स को जो है एनालाइज करना होगा। यहाँ पे जो है टाइप ऑफ इंटरमीडिएट, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर को यूज़ करना है, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स को यूज़ करना है, लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर जो ट्रक एंड ये सारी चीज़ें आपको जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनको इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, फाइनेंसिंग एजेंसीज, यानी कि किनसे आप जो है फाइनेंस लोगे, बैंक से लोगे या फिर कोई और जो है फाइनेंसिंग कंपनी है उनसे आप जो है सामान लोगे, होलसेलर, रिटेलर्स, इन सबको जो है आप क्या कहते हो यहाँ पे चैनल अल्टरनेटिव्स में एवेलुएट करते हो कि कौन आपके हो सकते हैं, आपके चैनल में इंक्लूड हो सकते हैं। नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स, ये भी डिपेंड करता है, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, यानी कि सिर्फ कोई एक शॉप ओपन होगा जहाँ पे सिर्फ आप ही का प्रोडक्ट ओपन जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा, या फिर सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, यानी कि उस रिटेलर शॉप पे जो है गिने चुने प्रोडक्ट ही जो है ब्रांड के प्रोडक्ट जो है मिल रहे होंगे, या फिर इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि उस शॉप पे जो है मल्टीपल प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे। तो एक्सक्लूसिव, सेलेक्टिव या इंटेंसिव, किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन आपको जो है ये चूज़ करना है, ये भी आपको जो है देखना होगा, यानी कि आपका प्रोडक्ट किस टाइप के रिटेल शॉप पे होगा। ऐसा रिटेल शॉप जहाँ पे सिर्फ 1-2 प्रोडक्ट मिलते हैं, ऐसा रिटेल शॉप जहाँ पे सिर्फ आप ही का प्रोडक्ट मिलेगा, या फिर ऐसा रिटेल शॉप जहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। तो ये भी जो है चैनल अल्टरनेटिव्स में देखना होता है। उसके बाद फिर क्या करना है, इवैल्यूएशन ऑफ चैनल अल्टरनेटिव, यानी कि चैनल अल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करिए। इवैल्यूएट करने का अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है, जैसे इकोनॉमिक बेसिस पे, यानी कि फायदा होगा नुकसान होगा, कंट्रोल क्राइटेरिया, यानी कि रिटेलर्स पे आपका कंट्रोल रहेगा, होलसेलर पे आपका कंट्रोल रहेगा कि नहीं रहेगा, एडॉप्टिव क्राइटेरिया पे, यानी कि जो भी चेंजेस होते हैं टाइम टू टाइम, आए दिन जो है रूल रेगुलेशन में, इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं, तो क्या उसके अकॉर्डिंग वो रिटेलर्स, वो होलसेलर्स अडॉप्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इन सब के बेसिस पे जो है आप चैनल्स को इवैल्यूएट करते हो और फिर एक आइडियल चैनल स्ट्रक्चर आप डिसाइड कर लेते हो। तो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट करने की बात नहीं, यहाँ पे डिज़ाइन करने की बात हो रही है, यानी कि फिर एक आइडियल चैनल स्ट्रक्चर जो है आप डिज़ाइन कर लेते हो कि हाँ इस लोकेशन पे हम जो है डायरेक्ट सेल करेंगे, इस लोकेशन पे हम होलसेलर रिटेलर के थ्रू जो है प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और तीसरा कोई लोकेशन है तो वहाँ पे जो है हम मल्टी चैनल का यूज़ करके वहाँ पे डिलीवर करेंगे। तो यानी कि एक आइडियल चैनल स्ट्रक्चर जो है आप डिसाइड कर लेते हो। तो दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेस ऑफ चैनल डिज़ाइन। चैनल को डिज़ाइन करना कि किस तरीके का आपका चैनल होगा, कहाँ पे डायरेक्ट होगा, कहाँ पे होलसेलर होंगे, कहाँ पे रिटेलर्स का यूज़ करना है, कहाँ पे कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट्स का यूज़ करना है, कहाँ पे फाइनेंसिंग एजेंसीज का यूज़ करना है, कहाँ पे होलसेलर का यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें जो डिज़ाइन करते हैं ना, वही चीज़ क्या कहलाता है, चैनल डिज़ाइन कहलाता है। क्लियर। अब जब आप चैनल को डिज़ाइन कर लेते हो तो अगला काम क्या होता है, अब जो है आप चैनल मेंबर्स को सेलेक्ट करोगे, उनको रिक्रूट करोगे, उनको ट्रेन करोगे, उनको मोटिवेट करोगे, उनको इवैल्यूएट करोगे। क्लियर। तो वो सब किस में आ जाता है, चैनल मैनेजमेंट डिसीजन में। यानी कि अब क्या करना है, चैनल तो डिज़ाइन कर लिया, अब चैनल को मैनेज करना है।
है। मैनेज कब करोगे? जब आपके पास मेंबर्स होंगे तभी तो मैनेज करोगे। तो सबसे पहला काम क्या होगा? रिक्रूटिंग चैनल मेंबर्स। आप क्या कहते हो? चैनल मेंबर को रिक्रूट करते हो। रिक्रूट करते हो यानी कि एडवर्टाइजमेंट्स दिखाओगे कि आपके जो है आपके लोग, आपको जो है होलसेलर की रिक्वायरमेंट है, आपको रिटेलर्स की रिक्वायरमेंट है, आपको जो है फाइनेंसिंग एजेंसीज की रिक्वायरमेंट है, आपको कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो यानी कि आप जो है एडवर्टाइजमेंट शो करते हो। सबसे जो है जो भी बिजनेस आपको जो होलसेलर है, रिटेलर्स है, वो फिर क्या करते हैं? आपको अप्लाई करते हैं। तो रिक्रूटिंग चैनल मेंबर, रिक्रूटर और सिलेक्शन दोनों के बीच में डिफरेंस आपने ह्यूमन रिसोर्स में पढ़ा होगा। रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि एप्लीकेशन मंगवाने तक का काम होता है रिक्रूटमेंट। उसके बाद जो एप्लीकेशन आपके पास आए होते हैं उसमें से बेस्ट को चूज करना क्या कहलाता है? सिलेक्शन। तो रिक्रूटमेंट, रिक्रूटिंग चैनल मेंबर। उसके बाद फिर आप क्या करते हो? सिलेक्शन ऑफ चैनल मेंबर, यानी कि आप चैनल मेंबर्स को सेलेक्ट करोगे। वो हो सकता है कि उनके एक्सपीरियंस के, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे, उनका रिस्क फैक्टर, वो कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना रिस्क नहीं ले सकते हैं, इन सब चीज़ों के बेसिस पे क्या करते हो? आप जो है चैनल मेंबर को सेलेक्ट करते हो। क्लियर? रिक्रूटमेंट में ये क्या हो गया कि वहाँ से हमने डिफरेंट डिफरेंट होलसेलर, रिटेलर, डिफरेंट डिफरेंट जो इंटरमीडिएट्स होते हैं उनसे हमने एप्लीकेशन मंगवा लिया। अब जो है उनमें से हमको जो है बेस्ट को सिलेक्ट करना है। आपको 10 चाहिए तो 10 लोगों को, 11 चाहिए तो 11 रिटेलर्स को, होलसेलर्स को, इस तरीके से आपको सिलेक्ट करना होगा। वो उनके एक्सपीरियंस भी उनका देखी जाएगी कि वो कितने पुराने हैं, कितने नए हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, उनको रिस्क फैक्टर कितना है उस एरिया में, उनको अगर आप जो है अपना प्रोडक्ट देते हो तो कितना रिस्की है। ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं सिलेक्शन के टाइम पे। जब आप सेलेक्ट कर लेते हो तो अगला काम क्या होगा? बट ऑब्वियस बात है कि ट्रेनिंग देना होगा। यानी कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जहाँ पे आपको ट्रेनिंग देना पड़ता है अपने चैनल मेंबर्स को। वो फील्ड में जाके हो सकता है, वो क्लासरूम में बैठा के ट्रेनिंग दे सकते हो, पेपर वर्क कैसे कंप्लीट करना है उसके लिए ट्रेनिंग दे सकते हो, टेक्निकल, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो टेक्निकल होते हैं, वहाँ पे उनकी इंस्टॉलमेंट, उनकी इंस्टॉलिंग कैसे करनी है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो है आप क्या करते हो? चैनल मेंबर्स को ट्रेनिंग देते हो। क्योंकि आपके चैनल मेंबर्स जो होते हैं ना वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएंगे किसके? कस्टमर के। अब कस्टमर को अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो वो कौन डील करेगा? चैनल मेंबर डील करेंगे। जब उनको पता ही नहीं होगा कि कैसे इसको रन किया जाता है, कैसे टीवी है, वॉशिंग मशीन है, कैसे चलाया जाता है, कैसे इंस्टॉल किया जाता है, तो फिर उस केस में क्या होगा कि कस्टमर्स को वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना पड़ता है चैनल मेंबर्स को। तो आपने क्या किया? रिक्रूट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, सिलेक्शन के बाद आपने उनको क्या कर दिया? ट्रेनिंग दे दिया। अब क्या होगा? अब उसको बीच बीच में आपको जो चैनल मेंबर्स हैं ना उनको मोटिवेट भी करता रहना होगा, मोटिवेट भी करते रहना होगा। यानी कि स्पेशल डील्स निकाल दिए, हाई मार्जिन प्रॉफिट जो है आप चैनल मेंबर्स को दे रहे हो, सेल्स कॉन्टेस्ट निकाल दिए। आपने देखा होगा कि आप जब कई सारे रिटेल शॉप पे जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है? उनको मिला होता है बेस्ट अवार्ड, बेस्ट सेलिंग जो है रिटेल शॉप होता है। तो यानी कि वहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा सेल किया उस कंपनी के प्रोडक्ट का, तो उस कंपनी ने उनको जो है बेस्ट सेल कॉन्टेस्ट का अवार्ड दिया रहता है। तो मोटिवेट करना है चैनल में उसको। यानी कि कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या निकालती है कि जो रिटेलर 1 लाख यूनिट एक महीने में सेल कर देगा उसको जो है ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, उसको जो है टूर पैक मिलेगा। तो इस तरीके से जो है चैनल मेंबर्स को मोटिवेट भी करते रहना पड़ता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑफर्स, डिफरेंट डिफरेंट डील्स को जो है प्रोवाइड करके। तो यहाँ पे याद रखिए कि कस्टमर को मोटिवेट नहीं किया, यहाँ पे चैनल मेंबर्स को मोटिवेट किया जा रहा है। क्लियर? तो चैनल मेंबर्स को मोटिवेट किया था तो सेल्स कॉन्टेस्ट हो गए, हाई मार्जिन प्रॉफिट दे के हो गया, स्पेशल डील्स हो गया। तो इन सब के थ्रू जो है उनको मोटिवेट किया जाता है। अब जो है मोटिवेट करने के बाद आपको जो है एवेलुएट भी करना होता है उनकी परफॉर्मेंस को। यानी कि क्या वो आपके अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट जनरेट करके दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, जितना सेल्स आप अचीव करना चाहते थे उतना सेल्स हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो आपको जो है उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनको एवेलुएट भी करना है। और अगर लगता है कि कोई जो है कोई चैनल है, कोई पार्टनर है, वो जो है सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो आप क्या करते हो? उसको मॉडिफाई भी करते हो। मॉडिफाइंग चैनल अरेंजमेंट, यानी कि किसी रिटेलर के हटा के किसी दूसरे रिटेलर को लेके आते हो, या फिर किसी होलसेलर को हटा के किसी दूसरे होलसेलर को लेके आते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि आप सपोज करिए कि आप जो है डिलीवरी एजेंट्स को आपने रिक्रूट कर लिया, यानी कि जो आपका प्रोडक्ट आपके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से कस्टमर तक पहुंचा रहा है, तो अब वो जो है वो लेट डिलीवर करते हैं। तो लेट डिलीवर करते हैं यानी कि कहीं ना कहीं आपकी सर्विस को वो पुअर परफॉर्म कर रहे हैं। तो यानी कि आप क्या करोगे? आप एजेंट को चेंज कर दोगे, किसी दूसरे डिलीवरी एजेंट्स को कॉन्टैक्ट करोगे। तो दैट इज मॉडिफाइंग चैनल अरेंजमेंट। और उसके बाद फिर आप क्या करोगे? मैनेजिंग रिलेशनशिप इन चैनल। यानी कि आप जब मॉडिफाई कर ले तो उसके बाद आपको रिलेशनशिप को भी मेंटेन रखना होता है। कॉपरेशन हो गया, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं जो कि अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट को भी आपको हैंडल करना होगा, उनको मोटिवेट करना होगा, उनको जो भी उनके माइंड में जो प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, जो भी कॉन्ट्रडिक्शन आ रहे होंगे, उनको समझाना होगा, कम्युनिकेट करना होगा, निगोशिएट करना होगा। तो यानी कि रिलेशनशिप को भी मैनेज करना होता है चैनल्स का। ये नहीं कि आपने बना लिया चैनल उसके बाद काम हो रहा है, नहीं, आपको उनको कोऑपरेट करना होगा, उनको फॉलोअप करना होगा, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना होगा। तो ये चैनल मैनेजमेंट डिसीजंस होते हैं। यानी कि रिक्रूट करना, उसके बाद सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करने के बाद ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग देने के बाद मोटिवेट करना, मोटिवेट करते के साथ साथ उनको इवैल्यूएट भी करना, अगर कहीं गड़बड़ हो रही है तो उनको जो है मॉडिफाई करना उस चैनल एजेंट्स को, और उसके बाद उनके साथ रिलेशनशिप को भी मैनेज करना। ये सभी चीज़ किस में आ जाती है? चैनल मैनेजमेंट डिसीजन। यानी कि चैनल मैनेजमेंट यानी कि होलसेलर, रिटेलर, जॉबर्स, जो C&F एजेंट्स होते हैं, इन सभी को मैनेज करना।
क्लियर, जिससे कि आपका प्रोडक्ट सही से, आपका डिस्ट्रीब्यूशन सही से हो सके। चैनल कॉन्फ्लिक्ट, देखिए कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक जो पर्सन्स होते हैं उनके बीच में किसी चीज़ को लेकर मनमुटाव हो रहा हो या फिर अपोज कर रहे हो, एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं, तो वो चीज़ कॉन्फ्लिक्ट कहलाती है। तो चैनल कॉन्फ्लिक्ट क्या हो जाएगा, जब दो या दो से अधिक जो चैनल पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में जब वो डिसएग्रीमेंट हो जाता है या फिर वो अपोज करने लगते हैं एक दूसरे को, तो वही चीज़ क्या कहलाती है, चैनल कॉन्फ्लिक्ट कहलाती है। अब सपोज है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर्स को देता है और रिटेलर जो है कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करता है। अब रिटेलर जो है वो सीधे मैन्युफैक्चरर के पास पहुंच जा रहा है, होलसेलर को बाइकआउट कर दे रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फिर कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। क्लियर। तो चैनल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या हो गया कि डिसएग्रीमेंट बिटवीन द चैनल मेंबर्स। ये कब होता है, जनरेटेड व्हेन वन चैनल मेंबर्स एक्शन प्रिवेंट अनदर चैनल फ्रॉम अचीविंग इट्स गोल। तो सभी के अपने अपने गोल्स होते हैं, जब किसी एक चैनल मेंबर की वजह से किसी दूसरे चैनल मेंबर की गोल को अचीव होने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होती है, तो फिर वहाँ पे चैनल कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है, यानी कि झगड़ा होने लगता है, कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट उनके बीच में जनरेट हो जाता है। अब सपोज करें कि जो रिटेलर्स है वो जो है मिल्क जो है वो सेल करता है अपने कस्टमर्स को। अब जो डिलीवरी एजेंट्स होते हैं जो मैन्युफैक्चरर से लेके रिटेलर तक जो है मिल्क प्रोडक्ट पहुंचाते हैं, वो जो है सुबह सुबह लेट कर दें, तो फिर क्या होता है कि जो कस्टमर्स होते हैं वो सुबह मिल्क लेने आते हैं। अब सुबह जो है उनको मिल्क नहीं मिलेगा तो किसी दूसरे शॉप पे जाके परचेज कर लेंगे, तो इससे क्या होता है कि उससे रिटेलर्स का जो गोल था वो अचीव होने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। क्यों? क्योंकि डिलीवरी उसको जो है टाइम पे नहीं मिल रही थी मिल्क की, तो यहाँ पे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने लगता है। क्लियर। तो यही चीज़ के लिए चैनल कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। जब चैनल मेंबर्स जो होते हैं, होलसेलर, रिटेलर, कैरिंग एंड फॉरवर्ड एजेंट्स, फाइनेंसिंग एजेंसी, डिलीवरी एजेंट, ये सब जो होते हैं, उनके बीच में जब कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट होने लगता है और एक दूसरे के गोल को अचीव होने में कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो वो चीज़ चैनल कॉन्फ्लिक्ट कहलाती है। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं चैनल कॉन्फ्लिक्ट के, जैसे कि रोल एम्बिग्यूटी, यानी कि रोल को क्लियर ही नहीं है कि किसका क्या रोल है, होलसेलर का क्या रोल है, रिटेलर्स का क्या रोल है, उनको क्लियर नहीं है, डिलीवरी का क्या रोल है, क्लियर नहीं है। रेजिस्टेंस टू चेंज, यानी कि टाइम टू चेंज जब चेंज होने लगता है, जो है यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो जब आप उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने लगता है। कम्युनिकेशन डिफिकल्टी, यानी कि टाइम से आप जो कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है रिटेलर्स को, होलसेलर्स को, चैनल मेंबर्स को आप जो प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तो यहाँ से भी क्या होता है कि चैनल कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने लगता है। प्राइस वार, यानी कि सेम प्रोडक्ट को अलग रिटेलर्स जो है अलग अलग प्राइस में सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने लगता है। टू मेनी मेंबर्स टू सर्व फ्यू कस्टमर्स, अब किसी एरिया में कुछ ही कस्टमर्स हैं, अब उनको डिलीवर करने के लिए, प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए आप जो है मल्टीपल रिटेलर्स को आपने जो है प्रोडक्ट दे रखा है, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट राइज होगा कि भाई 10,000 कस्टमर हैं, उन पे एक होना चाहिए, तो यहाँ पे आपने 10 लोगों को, 10,000 कस्टमर के लिए 10,000 जो है आपने रिटेल शॉप खोल दिया है, तो फिर क्या होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने लगती है। तो चैनल कॉन्फ्लिक्ट जो है डिफरेंट डिफरेंट रीजन से जो है अराइज हो जाते हैं। वो रोल एम्बिग्यूटी की वजह से हो सकता है, वो चेंज नहीं हो रहे हैं उसकी वजह से हो सकता है, वो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है प्रॉपर उसकी वजह से हो सकता है, प्राइस की वजह से हो सकता है, या फिर बहुत सारे मेंबर्स एक ही एरिया में सर्व कर रहे हो कुछ ही कस्टमर्स को, तो उसकी वजह से भी जो है चैनल कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। अब बात कर लें टाइप ऑफ चैनल कॉन्फ्लिक्ट की, यानी कि कितने टाइप के चैनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो देखिए चैनल क्या होता है कि मैन्युफैक्चर होता है, ऊपर मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चर के नीचे बहुत सारे होलसेलर्स होते हैं, उनमें उनके नीचे बहुत सारे रिटेलर्स होते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद नीचे कस्टमर्स आता है, ये पूरा चैनल हो जाता है। तो चैनल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या हो गया कि ये 3 टाइप का होता है। वर्टिकल चैनल कॉन्फ्लिक्ट, वर्टिकल यानी कि जब होलसेलर और रिटेलर, ये क्या है, अपने ऊपर नीचे होता है, तो वर्टिकल यानी कि जब होलसेलर रिटेलर्स के साथ जो है उनके बीच में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वो चीज़ क्या कहलाएगा, वर्टिकल चैनल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि डिफरेंट लेवल इन द सेम चैनल। सेम चैनल यानी कि मेरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके नीचे होलसेलर, उसके नीचे रिटेलर, रिटेलर के बाद कस्टमर, तो होलसेलर और रिटेलर जब इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो वो वर्टिकल चैनल कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। वहीं पे दूसरा क्या है, हॉरिजॉन्टल चैनल कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे क्या होता है कि सेम लेवल विद इन द चैनल, सेम लेवल पे, यानी एक होलसेलर दूसरे होलसेलर के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ गया है, एक ही कंपनी के प्रोडक्ट, दोनों होलसेलर जो है प्रोडक्ट डील कर रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ गया, फिर एक रिटेलर दूसरे रिटेलर से जो है कॉन्फ्लिक्ट में आ गया है, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, हॉरिजॉन्टल चैनल कॉन्फ्लिक्ट। क्लियर। जब होलसेलर और रिटेलर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वर्टिकल, जब होलसेलर और होलसेलर के बीच में, रिटेलर रिटेलर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो वो हॉरिजॉन्टल चैनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। वहीं पे तीसरा आता है मल्टी चैनल कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट मार्केट चैनल्स, यानी कि अलग अलग मार्केट के चैनल जो है वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट में आ गए हैं, तो मल्टी चैनल कॉन्फ्लिक्ट कहलाएगा। क्लियर। तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और मल्टी चैनल कॉन्फ्लिक्ट। अब हम बात कर लें कि स्टेजेस जो है चैनल कॉन्फ्लिक्ट के कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, तो यहाँ पे नॉर्मली जो है 5 स्टेजेस आपको देखने को मिलेंगे। लैटेंट,
परसीव्ड, फेल्ट, मैनिफेस्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट आफ्टरमैथ। ये आपने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में भी पढ़ा होगा। तो सबसे पहला स्टेज क्या आता है, लेटेंट। लेटेंट में क्या होता है कि फीलिंग्स आपको जो अंदर जो है कॉन्फ्लिक्ट की या फिर डिससेटिस्फैक्शन की वो फीलिंग्स आने लगती हैं, फीलिंग्स आती हैं, अभी आप एक्सप्रेस नहीं करते हो, फीलिंग आने लगती है, वर्किंग पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बीज उपजना शुरू हो जाता है, यानी कि जो मन मिटाव का बीज है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके दिमाग में उपजना शुरू हो जाता है। फिर परसीव्ड आता है। परसीव्ड यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपने अपनी डिससेटिस्फैक्शन को, डिसएग्रीमेंट को या फिर कॉन्फ्लिक्ट को कहीं ना कहीं आपने अंदाज़ा लगा लिया कि हाँ, मैं जो है कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा हूं, मैं इस चीज़ से डिसएग्री करता हूं। व्हेन द कॉन्फ्लिक्ट इज परसीव्ड बाय वन ऑफ द पार्टीज, चैनल वेंडर्स थिंक्स दैट द अदर वेंडर और चैनल मेंबर विल हिंडर हिज और हर गोल। यहाँ पे क्या लगने लगता है आपको कि सामने वाला मेरा नुकसान पहुंचा सकता है, मेरे को नुकसान पहुंचा सकता है, मेरा नुकसान कर सकता है। तो परसीव्ड, यहाँ पे आप क्या कहते हो, परसीव करने लगे हो कि हाँ, मैं उससे डिसएग्री करता हूँ। लेटेंट में क्या था, डिसएग्रीमेंट था, लेकिन आपको पता नहीं था, परसीव नहीं था। लेकिन परसीव्ड में अब जो है आपको अपने डिसएग्रीमेंट को, अपने जो कॉन्फ्लिक्ट को, उसको परसीव करने लगे हो, आपको लगने लगता है कि हाँ, सामने वाला आपका नुकसान कर सकता है। फिर आता है क्या, फेल्ट, यानी कि कहीं ना कहीं उस कॉन्फ्लिक्ट, जो आपने कॉन्फ्लिक्ट को परसीव किया, उसकी वजह से आपके बिहेवियर में चेंज होने लगता है, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप डिसअपॉइंटमेंट हो जाओगे, आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स आने लगेंगी सामने वाले को लेकर। तो ये क्या है, अब आप महसूस करने लगे, अभी तक आपने सोचा था, अब क्या है, आप महसूस करने लगे और उसका कहीं ना कहीं आपके पास ओवर्ट या कोवर्ट बिहेवियर में आप जो है उसको शो करने लग जाते हो। क्लियर। फिर आता है मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट में मीन्स क्या होता है कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट इस लेवल तक बढ़ जाता है कि अब जो है आप बॉयकॉट कर देते हो या फिर टोटल ब्रेकडाउन कर देते हो, यानी कि उससे सीधा जाके पंगे ले लेते हो कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा, मैं तुमसे दूर रहूंगा, मैं तुमसे अलग रहूंगा। तो मैनिफेस्ट, यहाँ पे आप क्या है, आप जो कॉन्फ्लिक्ट जो बढ़ गया, अब आप जो है यहाँ पे उसको शो करने लग जाते हो। क्लियर। पहले क्या था, फ्रस्ट्रेट होने लगे हो, डिसअपॉइंट हो रहे हो, लेकिन आप सामने वाले को लड़ नहीं रहे हो, सामने वाले से झगड़ नहीं रहे हो, लेकिन एक ऐसा स्टेज आता है कि अब जो है सामने वाले से आप लड़ लेते हो, झगड़ लेते हो। क्लियर। तो दैट इज कॉल्ड मैनिफेस्ट। और उसके बाद क्या होता है, मैनिफेस्ट के बाद आता है कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर मैथ। कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर मैथ यानी कि अब जो है जब बॉयकॉट हो गया, टोटल ब्रेकडाउन हो गया, तो जब अब यहीं पे मैनिफेस्ट के बाद ही क्या होता है कि यहीं पे आपको जो है, यहाँ पे आपको कम्युनिकेट करना होता है, जो चैनल मेंबर्स है, जो डील कर रहा है, उनको आपस में कम्युनिकेट करना चाहिए, नेगोशिएट करना चाहिए, उनको डील करना चाहिए। अगर यहाँ पे जो है चीज़ें हैंडल नहीं हुई तो कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर मैथ आ जाता है, यानी कि उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज हो जाएगा इफ़ लीव्ड अनअटेंडेड। यानी कि अगर आपने अटेंड कर लिया, प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, तो पॉजिटिव रिप्लाई आएगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा, दोनों लोग मिलकर साथ में काम करेंगे और कंपनी का जो है वो सेल्स आगे बढ़ेगा, लेकिन परफॉर्मेंस बढ़ेगा। लेकिन अगर जो है कॉन्सिक्वेंसेस को सॉल्व नहीं किया गया, यानी कि उस प्रॉब्लम को, उस कॉन्फ्लिक्ट को अटेंड नहीं किया गया, या फिर अटेंड किया गया लेकिन रिजॉल्व नहीं हो पाया, तो उसका जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, लोग अलग हो जाएंगे, परफॉर्मेंस पुअर हो जाएगी। क्लियर। तो ये स्टेजेस होते हैं चैनल कॉन्फ्लिक्ट के, यानी कि लेटेंट, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बायसनेस की वजह से आपके माइंड में आने लगता है कि हाँ, डिसएग्रीमेंट आने लगता है, डिससेटिस्फैक्शन आने लगता है। उसके बाद आप उसको परसीव करने लग जाते हो कि सामने वाला मेरा नुकसान पहुंचा सकता है। उसके बाद आप उसको महसूस कर लेते हो, फेल्ट कर लेते हो। उसके बाद फिर आप उसके ऊपर एक्शन ले लेते हो, डिस्ट्रक्टिव एक्शन परफॉर्म कर देते हो, और फिर वहाँ पे डीलिंग होती है, सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। अगर सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं सॉल्व हो पाता है तो उस केस में फिर कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर मैथ आ जाता है, यानी कि आप कहीं ना कहीं छोड़ के चले जाओगे या फिर सामने वाले का नुकसान कर देते हो। तो दैट इज स्टेजेस इन चैनल कॉन्फ्लिक्ट। अब बात कर लें कि इसको आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, मैनेजिंग चैनल कॉन्फ्लिक्ट या फिर रेमेडीज ऑफ चैनल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि क्या किया जा सकता है जिससे कि चैनल कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाए, फिर ना हो। क्लियर। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ रेगुलर कम्युनिकेशन। आप हमेशा रेगुलर कम्युनिकेट करिए। आपने देखा होगा फैमिलीज़ में भी, या फिर आपके जो रिलेटिव्स होते हैं, अब जिन लोगों से आप जो है लगातार कम्युनिकेट करते हो, हफ्ते में या फिर डेली आप जो है फ़ोन कॉल कर लेते हो, तो उनसे आपका रिलेशन क्या होता है, अच्छा रहता है। लेकिन जिन लोगों से आप बात नहीं करते हो, महीनों महीनों हो जाता है, उनके बीच में, आपके बीच में मनमुटाव कहीं ना कहीं हो जाता है। तो रेगुलर कम्युनिकेशन ज़रूरी है जिससे कि आप कॉन्फ्लिक्ट को दूर कर सकें। सुपर ऑर्डिनेट गोल, यहाँ पे सब ऑर्डिनेट, सुपर ऑर्डिनेट गोल, यानी कि सभी का अपना का गोल होता है। रिटेलर्स का अपना गोल है कि प्रॉफिट कमाना है, होलसेलर का अपना गोल है प्रॉफिट कमाना है। लेकिन जब चैनल आप क्रिएट करते हैं तो उस वक्त एक ऐसा गोल बनाना चाहिए जो रिटेलर्स और होलसेलर सभी का वो कॉमन गोल हो। तो सुपर ऑर्डिनेट का गोल का मतलब क्या हो गया कि कॉमन गोल हो गया, यानी कि इस तरीके का गोल डेवलप करिए जो सभी लोग उसको अचीव करना चाहें। क्लियर। फिर आता है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन यानी कि जब कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है तो उस केस में आप जो है नेगोशिएट करिए, दोनों चैनल मेंबर्स मिलकर जो है नेगोशिएट करें, जिस भी वजह से प्रॉब्लम आ रही है उसको हिसाब किताब को रखें। यानी कि अगर डिलीवरी टाइम पे नहीं मिल पा रही है आपको प्रोडक्ट की, तो आप बात करिए, उसको बताइए कि आप इतने बजे नहीं तो आप इतने बजे दे दीजिए, तो नेगोशिएट करिए। तीसरा है मेडिशन और आर्बिट्रेशन। मीडिएशन और आर्बिट्रेशन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया जाता है। मीडिएशन में थर्ड पार्टी आएगा, वो सजेशन देगा, दोनों पार्टी मान लेते तो ठीक है, नहीं मानते तो फिर वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रहता ही है। वहीं पे आर्बिट्रेशन में क्या होता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से आता है और वो थर्ड पार्टी होता है, वो बताता है और जो बोलता है उसको फिर फॉलो करना पड़ता है। तो आर्बिट्रेशन।
मीडिएशन एंड आर्बिट्रेशन दोनों में ही थर्ड पार्टी आएगा। नेक्स्ट है लीगल प्रोसीजर। लीगल प्रोसीजर यानी कि आप कोर्ट चले जाइए, अगर आपका रिजॉल्व नहीं हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट तो आप कोर्ट जाके जो है प्रोसीजर को सॉल्व कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। वहीं पे अगला आता है विड्रॉल, यानी कि आप बाहर चले आते हैं, चैनल मेंबर आप रहते नहीं, आप छोड़ देते हैं उस चैनल को। और वहीं पे अगर इसको आपको बचाना है तो फेयर प्राइसिंग भी करनी चाहिए। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट को आपको बचाना है तो प्राइसिंग भी आप अपनी फेयर रखिए। फेयर रखेंगे, सारी चीज़ें रूल रेगुलेशंस क्लियर रखेंगे तो कहीं पे चैनल कॉन्फ्लिक्ट आएगा ही नहीं। क्लियर। तो ये जो है क्या है, रेमेडीज़ हैं चैनल कॉन्फ्लिक्ट के, कि किस तरीके से चैनल कॉन्फ्लिक्ट को अगर हो गया है तो बचाया जा सकता है या फिर उसको होने से बचाया जा सकता है। अगर चैनल कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो प्रोडक्टिविटी घट जाएगी, जो मेंबर्स होते हैं चैनल मेंबर्स वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देंगे, वायलेंस जो है वहाँ पे बढ़ सकता है, जो ओपिनियंस है दूसरों की वो जो है घट सकती है, शेयर और रेस्पेक्ट जो है वो कम हो सकता है, फ्यूचर कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं जो है वो प्रॉब्लम वहाँ पे आ सकती है। तो इसको जो है आपको कहीं ना कहीं इम्प्रूव करना होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।